संगीता जैन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज दतिया में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आपको बीकॉम सेकेंड ईयर के मैनेजमेंट ग्रुप में सांख्यिकी के सिद्धांत की फर्स्ट यूनिट पर लेक्चर लूँगी। सबसे पहले हम उसमें जो पढ़ेंगे वो सांख्यिकी अनुसंधान, जो कि मेरा विषय है। इसमें जो टॉपिक है मेरा सांख्यिकी अनुसंधान है। सांख्यिकी अनुसंधान, हम इसका पहले फर्स्ट मीनिंग देखेंगे कि सांख्यिकी अनुसंधान का अर्थ क्या होता है। सामान्यतः अनुसंधान का अर्थ जो होता है वो होता है हमारा ज्ञान की खोज से, यानी कि जहाँ पर हम कुछ इंक्वायरी कर रहे हैं। जब ज्ञान की खोज सांख्यिकी रीतियों का यूज़ करते हुए हम करते हैं और इसमें हम संख्यात्मक तथ्यों के आधार पर की जाती है, तो हम उससे कहते हैं कि हमारा सांख्यिकी अनुसंधान उसको हम कहते हैं। सांख्यिकी अनुसंधान का जो हमारा आधार है वो क्या होते हैं, समंक होते हैं, यानी कि वहाँ पे हमारे आंकड़े होते हैं। अतः हम स्पष्ट रूप से हम यहाँ पे कहते हैं कि सांख्यिकी अनुसंधान की विशेष सामग्री केवल वे ही समस्या बन सकती हैं जिसमें हम तथ्यों को आंकड़ों के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। यदि हम तथ्यों को आंकड़ों के रूप में एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे तो वो हमारा वहाँ पर हम उसकी खोज सांख्यिकी अनुसंधान में वो हमारा पार्ट नहीं बन सकती। यानी कि जैसे यदि मैं किसी देश की जनसंख्या तथा शिक्षित वर्ग की बेरोजगारी आदि, इसके विपरीत जो हमारे गुणात्मक तथ्यों के संबंध में प्रत्यक्ष रूप से सांख्यिकी अनुसंधान हम नहीं कर सकते, उनका केवल अप्रत्यक्ष रूप से अध्ययन किया जा सकता है। यानी कि हम कहें कि हम जो सांख्यिकी है उसमें जो हम अनुसंधान कर रहे हैं उसमें यदि हम डायरेक्ट रूप से हम देखें तो हम वहाँ पर जो हमारे पास डाटा के रूप में हम जिनको कलेक्ट कर पाएँ, जिनको हमारे पास अंकों के रूप में जो हमारे पास हम जिनको कलेक्ट कर पाएंगे, हम उसी का अनुसंधान कर पाएंगे। लेकिन हम इनडायरेक्ट वे में यदि हम जो हमारे गुणात्मक तथ्य हैं या जो गुणात्मक तथ्य हैं उनको हम डायरेक्ट वे में हम जा कर के उनकी स्टडी नहीं कर सकते या उनका हम अनुसंधान नहीं कर सकते। हमको यदि हम कोई भी चीज़ है, यदि हम कोई भी आंकड़ों में है हमारे पास तथ्य, तो हम वहाँ पर उन आंकड़ों को कलेक्ट करके उसके आधार पर हम किसी भी रिजल्ट को निकाल पाएंगे। अब हमारे सांख्यिकी जो अनुसंधान है उसके कुछ स्टेप हैं, कुछ उसके चरण हैं। सबसे पहला हमारा इसमें जो आता है वह अनुसंधान का आयोजन, यानी कि प्लानिंग ऑफ इंक्वायरी। यानी कि हम कोई भी जो चीज़ है इसमें सर्वप्रथम हमको जो अनुसंधान होता है, जो भी हम रिसर्च या भी जो भी हम खोज कर रहे हैं उसके हमको क्षेत्र, प्रकृति, उद्देश्य आदि को ध्यान में रखते हुए बहुत सावधानी पूर्वक उसके लिए हमको एक प्लानिंग बनानी होती है, एक योजना बनानी होती है। यदि हम उसमें कोई योजना, बिना योजना के यदि हम कुछ भी आगे काम करेंगे तो हम वहाँ पर उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। यानी कि अनुसंधान यानी कोई भी इंक्वायरी, कोई भी खोज करने से पहले हमको उसकी एक पूरी प्लानिंग बनानी होगी और बिना प्लानिंग के हम वहाँ पर उस खोज को नहीं कर पाएंगे। जैसे कि यदि मैं एक इसमें एग्जाम्पल दे के बता सकती हूँ, जैसे कि हम कोई भी दो हमने छात्र हैं उनका हमने डाटा कलेक्ट कर लिया और हमने उसको बिना हमने पहले कोई भी उद्देश्य हमने उसमें निर्धारित नहीं किया कि हमने ये डाटा क्यों कलेक्ट किया है, तो ऐसा जो हमने डाटा कलेक्ट किया है वो हमारा किसी भी काम का नहीं है। लेकिन यदि मैं पहले से ही अपना वहाँ पर एक उद्देश्य निर्धारित कर लूँ कि मुझे इन दोनों विद्यार्थियों के जो मैंने अंकों को मैंने प्राप्त करूँगी उसके आधार पर मैं इनकी बौद्धिक स्तर को या उनके बुद्धि के लेवल को मुझे जांच करना है, तो मेरे द्वारा जो उनके दोनों विद्यार्थियों का जो प्राप्तांक या जो मैंने आंकड़े प्राप्त किए जाएंगे वो मैंने पहले से ही अपना जो उद्देश्य था उसको निर्धारित करके उनको आंकड़ों को लिया है, तो वो हम उसको बोलेंगे कि हाँ हमने उसको अनुसंधान के लिए एक पूरा प्लान करके हमने यूज किया है। यानी कि अनुसंधान का जो आयोजन है उसमें हमारा पहले से ही उद्देश्य को हमको अपने निर्धारित करना होता है। बिना उद्देश्य के, बिना प्लान के हम उसमें अनुसंधान नहीं कर सकते। सेकंड उसमें आता है हमारा उसमें समंकों का संकलन, यानी कि कलेक्शन ऑफ डाटा। यानी कि अनुसंधान की हम जब योजना बना लेते हैं, जब हमने उसकी प्लानिंग बना ली, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी आपको एग्जांपल दिया कि मैंने तो दो विद्यार्थी हैं उनके बौद्धिक लेवल को मुझे जांच करनी है। यानी कि मेरा प्लान है वो क्या है कि मुझे उन दोनों स्टूडेंटों की बौद्धिक जो लेवल है, उनका जो मेंटल लेवल है उसकी मुझे उनकी जांच करनी है। तो मेरा प्लान पहले से ही मुझे मालूम है, मेरा को अपना उद्देश्य मालूम है कि मेरा उद्देश्य है कि इन दोनों विद्यार्थियों को मुझे
उसका मेंटल लेवल चेक करना है। तो मेरा द्वारा जो डाटा कलेक्ट किया जाएगा वो क्या होगा, उन दोनों विद्यार्थियों के जो भी प्राप्तांक होंगे उनको मेरे को कलेक्ट करना होगा, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य था वो किससे जुड़ा हुआ है, उनकी मेंटल लेवल से, और उसको जांचने के लिए मुझे पास उनका आंकड़ा होना बहुत जरूरी है। बिना आंकड़े के मैं उनके मेंटल लेवल को चेक नहीं कर पाऊंगी। यानी कि यहाँ पर सेकंड जो हमारा है समंकों का संकलन या कलेक्शन ऑफ डाटा, यानी अनुसंधान की जब हम योजना बना लेते हैं उसके बाद उस समस्या से संबंधित हमारे जो सांख्यिकी समंक हैं या जो भी डाटा है उसको हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। इस हेतु अनेक विधियां हैं जिनका अध्ययन करके हम समस्या से संबंधित जो हमारी उपयुक्त विधि है उसके द्वारा हम समंकों का संकलन करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम वहाँ पे समंकों का संकलन हमारी जैसी आवश्यकता उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। यदि हमको वहाँ पे हमको प्राइमरी डाटा की आवश्यकता है तो हम वहाँ पर जो अपने मौलिक रूप से ओरिजिनल रूप से डाटा को कलेक्ट करेंगे, और यदि हमारा काम जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं या जो भी अनुसंधान कर रहे हैं वो हमारा सेकेंडरी डाटा से हो सकता है तो हम वहाँ पर हम प्राइमरी डाटा कलेक्ट ना करते हुए हम सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करेंगे। जैसे कि यदि मुझे अपना कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करना है और उस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले मुझे देखना है कि मेरे जैसे और कितनी ऐसी इंडस्ट्री या कैसे इतने उद्योग हैं वो वहाँ पे काम कर रहे हैं और उन उद्योगों का प्रॉफिट कितना जा रहा है। तो मेरे द्वारा जो डाटा कलेक्ट किया जाएगा वो मेरा क्या होगा कि जो पहले से मौजूद डाटा है उसको मैं वहाँ पर कलेक्ट करूंगी, उनका जो प्रॉफिट होगा उसको जो लास्ट इन 5 ईयर्स का जो भी उनका प्रॉफिट होगा उसको कलेक्ट करूंगी। यानी कि ये जो मेरा डाटा कलेक्ट किया जाएगा वो मेरा सेकेंडरी डाटा कहलाएगा। फिर हमारा थर्ड इसमें आता है समंकों का संपादन, यानी कि एडिटिंग ऑफ डाटा। यानी कि जितना मैंने डाटा कलेक्ट तो कर लिया लेकिन जितना मेरे लिए आवश्यक डाटा है उसको मैं अपने पास रखूंगी और उसी को मैं अपने उसमें यूज करूंगी, और यदि जो डाटा मेरे काम का नहीं है तो उसको मैं वहां से हटा दूंगी। यानी कि समंकों के जो हमने संकलन किया उसमें छटनी पर आवश्यक समंक जो होते हैं उनको ले लिया जाता है, और जो अनावश्यक होते हैं जो हमारे काम के नहीं होते हैं उनको हम उसमें से हटा देते हैं। फिर हमारा फोर्थ जो पॉइंट आता है वो समंकों का वर्गीकरण एवं सारणीयन आता है, यानी कि क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डाटा। यानी कि हमने उपयुक्त अनुसार जो हमने प्राप्त जो भी हमने डाटा हमने कलेक्ट किया उसको हमको हमारा जो डाटा हमने कलेक्ट किया होगा वो हमारे पास जो डाटा होता है वो रॉ मटेरियल के रूप में होता है। यानी कि एक तरीके से हम कहें वो कच्चा माल होता है, एक अव्यवस्थित होता है, तो हमको उसको सही तरीके से अरेंज करना होता है। जब हम उसको एक व्यवस्थित रूप में लेकर के आते हैं उस डाटा को तभी हम उसको एक कोई भी रिजल्ट को निकाल पाएंगे। जैसे कि मैं कहूँ कि मुझे कोई भी मैंने एक प्रोडक्ट बनाना है तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए पहले मैं क्या रॉ मटेरियल कलेक्ट करूंगी, रॉ मटेरियल कलेक्ट करने के बाद एक पूरे प्रोसेस बाय चैनल पूरे प्रोसेस के थ्रू जाकर के ही उससे एक पूरा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक इसी तरीके से हमने जो डाटा हमने कलेक्ट किया वो हमारे लिए किस तरीके का होता है, रॉ मटेरियल होता है, कच्चे माल की तरह होता है। उस जो डाटा होता है हमको उसको एक व्यवस्थित रूप से अरेंज करना होता है, तभी हम उस व्यवस्थित जो हमारा डाटा है उसके आधार पर हम कोई रिजल्ट को निकाल पाएंगे। फिर हमारा उसमें थर्ड हमने जो फोर्थ पॉइंट पढ़ा, अब हमारा जो फिफ्थ है वो हमारा एनालाइज ऑफ डाटा, यानी कि हमारा समंकों का विश्लेषण। आंकड़ों के हम जब पूरा उसका प्रेजेंटेशन होता है उसके बाद हमारे जो विभिन्न सांख्यिकी विधियां होती हैं उनका यूज करके हम समंकों का एनालाइज किया जाता है। यानी कि हमारे पास बहुत सारी इस तरीके की डिफरेंट मेथड होती है, यानी कि हमने जिनका यूज करके हम कोई भी रिजल्ट को निकालते हैं। जैसे कि हम इसमें मैथमेटिकल जो इसमें मेजरमेंट है, जैसे कि हमारा है इसमें मीन होता है, मोड होता है, मीडियन होता है एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस होता है, कोरिलेशंस होता है, रिग्रेशंस होते हैं, आदि के आधार पर हम उसके आधार पर हम कोई भी रिजल्ट को निकालते हैं और उसमें हम उसको एनालाइज करते हैं। फिर हमारा इसमें आता है जो अपना रिजल्ट निकल के आए उसको हमको इन रिजल्टों को एक रिपोर्ट के रूप में या उसको एक इंटरप्रेट रूप में पूरा हमको एक रिजल्ट दिखाना होता है। यानी कि समंकों का निर्वचन का प्रतिवेदन है, इंटरप्रिटेशंस एंड रिपोर्टिंग ऑफ डाटा। यानी कि जब अनुसंधान का जो हमारा सबसे लास्ट स्टेप होता है इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, समंकों का विश्लेषण के आधार पर जो हमने डाटा कलेक्ट किया उसके जो बेस है उसके आधार पर हम उचित निष्कर्ष तक पहुंच पाते हैं और एक लास्ट में हम रिपोर्ट तैयार करते हैं जो कि
इस तरीके की रिपोर्ट होती है जो कि बहुत सरल और बोधगम्य हो, जिसको सामने वाला व्यक्ति जो सांख्यिकी के विषय में जानकारी नहीं भी रखता है, तो वह हमारे उस रिजल्ट को देख करके, उस जो हमने वहां पर हमने जो रिजल्ट निकाला है उसको देख करके वो आसानी से समझ पाए कि हम उसके सामने किस बात को प्रस्तुत करना चाहते हैं। फिर हमने जैसे अभी इसमें पढ़ा कि सांख्यिकी के हमने जो अनुसंधान या हमने जो खोज है उसके हमने स्टेप पढ़े, यानी कि हमने इसमें जो स्टेप में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, जो हमारी प्लानिंग ऑफ इंक्वायरी पढ़ी, फिर हमने इसमें कलेक्शंस ऑफ डाटा पढ़ा, फिर हमने इसमें एडिटिंग ऑफ डाटा, एंड फिर उसके बाद हमने उसका क्लासिफिकेशंस किया एंड टेबुलेशंस किया, एंड फिर उसके बाद एनालाइज ऑफ डाटा, और लास्ट में जाके हमने वहाँ पर उसका रिपोर्टिंग एंड उसकी एनालाइज हमने जो पूरा करने के बाद जो भी हम इसकी रिपोर्ट थी हमने उसको इंटरप्रेट करके उसकी रिपोर्ट तैयार की। फिर हमारा इसमें आता है सांख्यिकी अनुसंधान की योजना बनाना, यानी कि प्लानिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशंस, यानी कि यहाँ पे सांख्यिकी जो हमारे अनुसंधान है उसकी हम किस तरीके से योजना को, उसको प्लान को हम बनाते हैं। सबसे पहले हमारा जो आता है सांख्यिकी अनुसंधान से जो प्राप्त हमारे जो भी रिजल्ट होते हैं, जो भी हमारे निष्कर्ष होते हैं, वो सही तथा उपयोगी है या नहीं है। ये हमारे इस बात पर डिपेंड करते हैं कि हमने जो आंकड़ा, जो हमने समंकों का जो संकलन किया है वो किस प्रकार से किया गया है। यदि हमारा समंकों का संकलन या जो हमारा डाटा का जो कलेक्शन है, जो हमने प्लानिंग बनाई, जो हमने योजना बनाई उसी के अकॉर्डिंग किया है, तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो बिल्कुल सही एक्यूरेट आएगा। यानी कि हम अपना यदि डाटा जो हमने पहले से प्लानिंग बना के करेंगे तो उसमें हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमारी सेव होती हैं। जैसे कि यदि हमने पहले से हमारी कोई भी काम हम प्लानिंग के थ्रू कर रहे हैं, यानी कि हम डाटा जो है प्लानिंग के थ्रू कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें हमारा समय की भी बचत होगी, धन की बचत होगी, और हमारे द्वारा जो मेहनत होगी उसमें भी कम हमको करनी पड़ेगी। और हमारे चूंकि हमने जो पहले से यदि प्लानिंग बना रखी है तो हम उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही हम अपना पूरा काम करेंगे, तो वहां पर हमारे द्वारा जो रिजल्ट निकल करके आएंगे वो भी भ्रम पैदा करने वाले नहीं होंगे। यानी कि हमने कहा कि यहाँ पर जो समंक होते हैं उनका हमको कलेक्शंस करने, यानी कि जो हमारा डाटा है, जो हमारे आंकड़े हैं, उनको जब हम इकट्ठा करते हैं, उनको हम जब कलेक्ट करते हैं, उससे पहले हमको एक योजना बना लेनी चाहिए। यदि हमारी योजना पूरी सही प्रॉपर तरीके से बनी होगी तो हमारे द्वारा जो डाटा होगा हम सही दिशा में काम करेंगे और हमारा सही डायरेक्शन में, चूंकि हम वहाँ पर डाटा कलेक्ट करेंगे और उसके आधार पर जो हमारा रिजल्ट निकल के आएगा वो भी भ्रम पैदा करने वाला नहीं होगा, और वो हमारा जो रिजल्ट होगा वो बहुत एक्यूरेट होगा। फिर हमारा इसमें सबसे पहले हमने जो हम प्लानिंग करते हैं उसमें हम कुछ पॉइंट्स होते हैं उनको लेके चलते हैं। सबसे पहले हमारा इसमें है समस्या की परिभाषा, यानी कि डेफिनेशंस ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि हमारी क्या प्रॉब्लम है वो हमको पहले हमारे पूरी इसको हमको डिफाइन करनी होती है। यानी कि यदि हमारे को पहले से ही हमारी प्रॉब्लम मालूम है कि हमको इस प्रॉब्लम से संबंधित हमको सॉल्यूशंस ढूंढना है या इस प्रॉब्लम्स को हमको रिसर्च करनी है, इस प्रॉब्लम को हमको निकालना है कि ये प्रॉब्लम किस कारण से है। यदि हमने पहले से ही उसको डिस्कस, हमारा नेचुरल है कि हम जो हमारी प्रॉब्लम है उसी से संबंधित हम उसी दिशा में जाकर के काम करके और वहां पर हम उस डाटा को कलेक्ट करेंगे। यानी कि हमने जैसे बोला कि अनुसंधान प्रारंभ करने से पहले इस बात की जानकारी प्राप्त कर लेना बहुत जरूरी है कि हमारा जो समस्या है या जो प्रॉब्लम है उसका हमारा स्वरूप क्या है। यदि हमको उसका स्वरूप नहीं मालूम, उसकी प्रकृति नहीं मालूम, उसका नेचर नहीं मालूम, तो हम उससे संबंधित डाटा वहां पर हम कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। यानी कि जब तक समस्या की जो भी हमारी समस्या है उसके संपर्क में स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं होगी तो हम अनुसंधान के लिए कोई भी योजना जो बनाएंगे वो हमारी सफल नहीं हो सकती, और ना ही जो हमारा जो आंकड़े, यानी कि हम उस समस्या से संबंधित जो डाटा कलेक्ट करना चाहेंगे वो भी हमारा जो डाटा होगा वो सही नहीं होगा। यानी कि वहां पर हम अपना धन भी वेस्ट करेंगे और हमारे द्वारा जो मेहनत लगाई जाएगी उस डाटा को कलेक्ट करने में वो भी हमारी बेकार हो जाएगी। यानी कि उस प्लान को बनाने से पहले उस समस्या को परिभाषित करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। फिर सेकंड इसमें आता है अनुसंधान का उद्देश्य, यानी पर्पज ऑफ इंक्वायरी, यानी कि हमारा जो भी समस्या है उसको परिभाषित करने के पश्चात उस अनुसंधान कार्य प्रारंभ करने से पहले हमको अनुसंधान के उद्देश्य का जो भी निर्वचन कर लेना आवश्यक है। इससे हमको ये पता लग जाता है कि किस प्रकार के समंकों का एकत्रीकरण हमको कलेक्ट करना है तथा किस प्रकार से उनका हमको
प्रयोग करना है। जैसे यदि हमारे पास अनुसंधान यानी जो रिसर्च है उसका उद्देश्य सामान्य या विशिष्ट दोनों प्रकार से हो सकता है। सामान्य उद्देश्य यानी कि एक जनरल जो हमारा पर्पस है, जैसे कि हमको एक जनगणना है, साक्षरता है, उत्पादन है आदि से संबंधित सबकों का संग्रहण करना है। तो इस प्रकार के जो अनुसंधान होंगे वो आम जनता के एक जो हमारे हम कहेंगे ना आम जनता के हित के लिए किया जाता है तथा ये सामान्यतः हमारे लार्ज स्केल पर किए जाते हैं। तो इस प्रकार के जो हमारे जो अनुसंधान होंगे वो हमारे सामान्य अनुसंधान के अंतर्गत आएंगे। यानी कि हमारा एक जनरल इसमें हमारा उद्देश्य है, एक जनरल मोटिव है कि हमको एक पूरे एक लार्ज एरिया का हमको पूरी चीजें जो भी प्रॉब्लम्स है उनको देखना है। और एक हम कहें कि विशिष्ट उद्देश्य यानी विशिष्ट उद्देश्य के लिए जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो तब कलेक्ट किया जाता है जब हमको कोई एक स्पेसिफिक यदि हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आ गई और उस प्रॉब्लम का हमको सॉल्यूशंस ढूंढना है। तो जब हम एक हमारे पास जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उससे हमको संबंधित उस डाटा कलेक्ट करना है तो वो हमारा किस में आएगा, विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आ जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे मध्य प्रदेश में कागज उद्योग में लगे श्रमिकों की मजदूरी संबंधी हमको समंक कलेक्ट करना है। तो ये हमारा एक क्या हो गया, स्पेसिफाइड हो गया। यानी कि हमको सिर्फ जो हमारे एमपी में या मध्य प्रदेश में जो हमारे कागज उद्योग में लगे मजदूर है केवल हमको उन्हीं से संबंधित डाटा को कलेक्ट करना है। यानी कि यहाँ पर हमने क्या कर दिया, उसको स्पेसिफाइड कर दिया। यानी कि इस तरीके से मैंने जो अभी आपको बताया कि हमारा जो उद्देश्य था वो हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, एक सामान्य उद्देश्य और एक विशिष्ट उद्देश्य। फिर इसके बाद हमारा थर्ड आता है इसमें अनुसंधान का क्षेत्र, यानी कि हमारा जो स्कोप ऑफ इंक्वायरी। स्कोप ऑफ इंक्वायरी में हम बोलते हैं कि अनुसंधान का जो हमारा उद्देश्य निर्धारित हो जाने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वह अनुसंधान का क्षेत्र निश्चित करना होता है। क्षेत्र का चुनाव जो होता है वो समस्या के अनुसार ही किया जाना चाहिए, क्योंकि यदि हमको जब हमने पहले ही अपनी समस्या को हमने परिभाषित कर लिया, हमारा उद्देश्य निर्धारित है, तो हमारा जो अनुसंधान का जो क्षेत्र है वो उसी के अकॉर्डिंग तैयार होगा। यानी कि यदि हमारा जो अनुसंधान का जो स्कोप है या जो क्षेत्र है यानी कि हमारा जो उद्देश्य और उसकी जो हमने डेफिनेशंस यानी कि जो हमने प्लान किया है जो भी प्रॉब्लम है उसी के ऊपर आधारित होगा। इसके अंतर्गत ये निश्चित किया जाता है कि विषय सामग्री हमारी क्या होनी चाहिए, कौन कौन से भौगोलिक क्षेत्र हैं, प्राकृतिक हैं, आर्थिक क्षेत्र है अनुसंधान के अंतर्गत आएंगे। जैसे किसी अनुसंधान का क्षेत्र एक विशेष राज्य अथवा औद्योगिक नगरी तक सीमित हो सकता है, तो किसी का संपूर्ण पूरे भारत का हो सकता है या फिर अन्य देशों तक विस्तृत हो सकता है। तो अनुसंधान के क्षेत्र पर 3 बातों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हमारा जो अनुसंधान का हमारा उद्देश्य है, अनुसंधान में लगने वाला जो समय है और अनुसंधान हेतु हमारे पास कौन कौन से साधन उपलब्ध है। यानी कि यदि हमारा क्षेत्र विस्तृत है यानी कि हमको बहुत लार्ज स्केल पर यदि कोई डाटा कलेक्ट करना है तो सबसे पहले हमको देखना होगा कि हमारे पास उतने साधन हैं या नहीं है। हम उन साधनों को हम यूज करके हम उस डाटा को इतने विस्तृत एरिया तक डाटा को कलेक्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। यानी कि हमको सब हमारा उद्देश्य और हमारी जो क्षेत्र है, हमको जो हमारा अनुसंधान का जो क्षेत्र है वो हमारा किस पर डिपेंड करेगा, हमारे अनुसंधान के जो उद्देश्य उस पर डिपेंड करता है। फिर हमारा जो नेक्स्ट आता है इसमें आता है अनुसंधान का समय यानी कि पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अनुसंधान का हमारा क्षेत्र निश्चित कर लेने के पश्चात इसमें अगले होने वाली जो समय अवधि है यानी कि जो उसमें हमारा टाइम पीरियड है उसको भी निश्चित कर लेना बहुत जरूरी है। यदि हमारी जो समय अवधि है उसका जो इफेक्ट होता है वो हमारे रिजल्ट पर पड़ता है। यदि हम कोई भी रिसर्च कोई भी अनुसंधान है हम उसको बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड तक खींचते चले जाएंगे तो नेचुरल है कि हमारा जो आज जो निकालना हम चाहते थे यदि हम उस रिजल्ट को सपोज करिए हम 5 साल तक एक ही सब्जेक्ट पे हम रिसर्च करते जा रहे हैं तो 5 साल हमारा टाइम पीरियड इतना लंबा हो जाता है उसमें बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। यानी कि जो चेंजेस होंगे जो हम रिजल्ट हम जिस चीज पे हम रिसर्च करना चाहते थे हम उस रिसर्च से भटक जाएंगे यानी कि हम अपना उस अनुसंधान को सही दिशा में नहीं ले जा पाएंगे। यानी कि यहाँ पर हमारा टाइम पीरियड जो है वो समय सीमा हमारी निश्चित होनी चाहिए कि हमको अपने जो रिसर्च है या जो भी हमारा अनुसंधान है या जो हमारी खोज है उसको हमको कितने टाइम पीरियड में कितनी समय सीमा में उसको हमको कंप्लीट करना है। फिर हमारा सेकंड आता है इसमें लास्ट हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है वो हमारा है सूचना के स्रोत।
यानी कि हमारे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। योजना बनाने के कार्य का अलग अलग जो हमने चरण या जो भी स्टेप थे हमने निर्धारित करना होता है, और फिर सूचना एवं जो समंक होते हैं वे हमारे कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिससे हम उनको प्राप्त कर पाएंगे। समंक संकलन के जो हमने सूत्र थे हमारे, इसमें एक दो तरीके से हम डाटा कलेक्ट कर पाते हैं। एक हमारा होता है प्राथमिक डाटा और एक हमारा होता है सेकेंडरी डाटा। प्राथमिक यानी कि जो हम फर्स्ट जो प्राइमरी लेवल पर हम जिस डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, और सेकंड जैसे मैंने आपको बताया हमारा होता है द्वितीय यानी कि हमारा सेकेंडरी डाटा होता है। तो हमको जो हमारे प्राइमरी सोर्सेज होते हैं उसकी स्थिति में हमको समस्त समकों का जो हमारे जितना भी हमारा जो डाटा है उसका जो संकलन है, जो अनुसंधान करता है उसके द्वारा स्वयं करना होता है। इस हेतु वह बहुत सारी मेथड होती है जिनको यूज कर सकता है, या तो यदि उसका जहाँ पे वो उसको रिसर्च करनी है या जो भी खोज करनी है, यदि उसका एरिया बहुत छोटा है, कम एरिया में उसको करनी है, तो वो डायरेक्ट उनसे जाके कॉन्टैक्ट उस डाटा को कलेक्ट कर सकता है, यानी कि प्रत्यक्ष उनको सामना सामना करके या साक्षात्कार के द्वारा या इंटरव्यू के माध्यम से वहाँ पे वो डाटा कलेक्ट। यदि उसका एरिया बहुत ब्रॉड है या उसको उस क्षेत्र तक वो जाना मुश्किल नहीं है, तो वहाँ पर वो अपनी प्रश्नावली या फिर हमारी जो उनको जो क्वेश्चन एयर होते हैं उनको भरवा करके भी वो डाटा को कलेक्ट कर सकता है। फिर हम जो मैंने इसमें बोला कि सेकेंडरी जो उसका डाटा कलेक्शन करने का जो टाइप्स है वो सेकेंडरी भी हो सकता है, यानी कि द्वितीयक जो स्रोत होते हैं उनसे भी वो डाटा कलेक्ट कर सकता है। जैसे कि कुछ ऐसी जो संस्थाएं होती हैं उनके द्वारा अपने डाटा को प्रकाशित किया जाता है, तो वो जो हमारे जैसे उनके जो लेख होते हैं उसमें से वे कुछ डाटा अपना कलेक्ट कर सकता है। तो हमारी जो अनुसंधान है, जो हमारा जो रिसर्च है या जो खोज कर रहे हैं, ये उस रिसर्च की प्रकृति पर डिपेंड करता है कि हमारी जो रिसर्च है वो किस तरीके की है। यदि उसमें हमारे प्राइमरी डाटा की आवश्यकता है तो हम प्राइमरी डाटा कलेक्ट करेंगे, और यदि उसमें हमको सेकेंडरी डाटा से हमारा काम चल सकता है तो हम वहाँ पर सेकेंडरी डाटा का यूज करेंगे। फिर हमारा 6 पॉइंट इसमें आता है अनुसंधान के प्रकार, यानी कि जो हमारा टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। जैसे सांख्यिकी अनुसंधान हेतु यह आवश्यक है कि समंकों का संकलन जो किया जाए, कलेक्शन किया जाए, वो हमारा उसमें एक्यूरेसी होना जरूरी है। इस हेतु सांख्यिकी अनुसंधानों को जो हमारे अनुसंधान है उसको विभिन्न प्रकार के ज्ञान का होना, जो अनुसंधान कर रहे हैं उनको बहुत सारी जो नॉलेज होगा उसका ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि हर स्थिति में अनुसंधान का कोई प्रकार प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। अनुसंधान के प्रकार का जो निर्धारण होता है वह अनुसंधान के क्षेत्र, उद्देश्य, उसमें अनुसंधान में लगने वाला समय और उसके उपलब्ध जो साधन होता है उस पर डिपेंड करता है। फिर इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा जो अनुसंधान इकाइयों का निर्धारण, यानी कि हमको इसमें जो अनुसंधान इकाई होती हैं उसका भी हमको निर्धारण करना होता है। अनुसंधान इकाई मापने का एक साधन होता है जिसके आधार पर जो हम डाटा कलेक्ट करेंगे वो हमारा डाटा एक रूप में होना चाहिए और इस तरीके का होना चाहिए जहाँ पे हम डाटा को आपस में कंपैरिजन कर सकें। यदि हम ऐसा कोई डाटा कलेक्ट कर लेते हैं जिनमें हम आपस में कंपैरिजन ही नहीं कर पाए तो ऐसा डाटा हमारा किसी भी काम का नहीं होगा। जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल यदि मैंने अभी जैसे कि मैं कहूँ कि मैंने ABC 3 व्यक्ति लिए और मैंने ए व्यक्ति की इनकम को ले लिया, बी व्यक्ति की मैंने उसकी हाइट को लिया और सी व्यक्ति की मैंने एज को ले लिया। क्योंकि इन तीनों में डिफरेंस है तो इन तीनों के यदि मैं आंकड़े एकत्रित कर लूँ, इकट्ठे कर लूँ, संकलित कर लूँ तो उनका सांख्यिकी में कोई महत्व नहीं है, क्योंकि इनका मैं आपस में कोई भी कंपैरिजन करके कोई भी रिजल्ट नहीं निकाल पाऊंगी। यानी कि कहने का मतलब यह है कि हमारी जो यूनिट है, जो भी हम डाटा कलेक्ट करें उसमें हमारी समझातीयता यानी कि उसमें होमोजेनिटी होना जरूरी है ताकि हम उसमें आपस में उनमें कंपैरिजन कर सकें। फिर हमारा सबसे इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट जाता है वो हमारा जाता है डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, यानी कि शुद्धता का स्तर। यानी अनुसंधान में पूर्ण शुद्धता की सामान्यता आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हम कहते हैं कि वहां पर हमको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमारे द्वारा जो डाटा कलेक्ट किया जाए उससे जो हमारा रिजल्ट निकले वो बहुत एक्यूरेसी के पास में हो, यानी कि एक्यूरेसी के बहुत निकट हो, शुद्धता के बहुत ज्यादा निकट हो। यानी कि हम कहें कि हमारा जो डाटा है उसमें पूर्ण शुद्धता होगी, ये बहुत कहते हैं कि हम इसको पूर्ण डाटा हमारे द्वारा जो कलेक्ट किया हो वो पूरा फुल एक्यूरेसी के साथ होगा, ऐसा होना
संभव नहीं है। यानी कि उस पर हम कोशिश हमको पूरी रहनी चाहिए कि हमारा जो डाटा हो वो उसमें फुल एक्यूरेसी हो, पूरी तरीके से उसमें शुद्धता हो। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट इसमें जो हमारा पॉइंट है वो हमारा आता है सांख्यिकी अनुसंधान के प्रकार। यानी जो हमारे सांख्यिकी जो अनुसंधान है उनके कौन कौन से प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम कहें इसको, हम जो सांख्यिकी अनुसंधान है उसके जो हम प्रकार हैं उनको हम कई प्रकार से हम उसको बता सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें बताया, इसमें जो सांख्यिकी का जो सबसे पहले जो उसमें अनुसंधान का जो प्रकार है, फर्स्ट है इसमें संगणना अथवा निर्देशन अनुसंधान। संगणना यानी कि जहां पर हम डाटा को काउंटिंग के माध्यम से कलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि जब हमारा जो एरिया है वो सीमित है, कम एरिया का है, तो हम नेचुरल है वहां पर हम डाटा को काउंटिंग के माध्यम से या गणना के माध्यम से हम वहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि हमारा डाटा ऐसा है या हमारी रिसर्च अनुसंधान ऐसी है जो कि हमारे बहुत ब्रॉड जो विस्तृत एरिया है या बहुत व्यापक एरिया है, वहाँ पर हमको अनुसंधान को करना है और जहाँ से हमको डाटा कलेक्ट करने में बहुत मुश्किल हो सकी, तो हम क्या करते हैं उस पूरे एरिया का डाटा कलेक्ट ना करते हुए हम उसका एक पार्ट को, कोई भी एक उसका क्षेत्र होता है, हम उसको डिसाइड कर लेते हैं और उस क्षेत्र के डाटा को हम कलेक्ट करते हैं और उस क्षेत्र के डाटा को कलेक्ट करके हम कोई भी रिजल्ट को निकालते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे द्वारा जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो हमारा निर्देशन अनुसंधान के अंतर्गत आता है। यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो तरीके के हम अनुसंधान कर सकते हैं इसमें, एक संगणना द्वारा और दूसरा हमारा इसमें निर्देशन अनुसंधान द्वारा। फिर हमारी सेकंड इसमें आती है मेथड, इसमें प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष अनुसंधान, यानी कि जहां पर हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशंस, यानी कि डायरेक्ट यानी कि जिसमें मैं सामने किसी भी व्यक्ति के सामने जाकर के उससे डाटा कलेक्ट करूं या फिर मैं इनडायरेक्टली वहां से डाटा कलेक्ट करूं। यानी कि जैसे प्रत्यक्ष अनुसंधान से आशय उस अनुसंधान से है जिसमें अनुसंधानकर्ता द्वारा समंकों का जो एकत्रीकरण किया जाएगा या जो कलेक्शंस किया जाएगा वो प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, पर वह डायरेक्ट जाकर करता है। जैसे यदि मुझे किसी कारखाने के श्रमिकों की मजदूरी से संबंधित समंक समस्त श्रमिकों के प्रत्यक्ष रूप से मिलकर किया जा सकता है, ठीक है। जबकि यदि हमें उनकी कार्यकुशलता की जांच करनी है तो हम प्रत्यक्ष रूप से मिलकर ज्ञात नहीं हो सकती। इसे हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे, हम इसको इनडायरेक्ट वे में जाके या परोक्ष रूप में जाकर के करेंगे। जैसे कोई परीक्षा लेकर के हम उनका कोई एग्जाम लेकर के, ये समय एवं आवश्यकता दोनों प्रकार के अनुसंधान का प्रयोग किया जा सकता है। थर्ड इसमें आता है हमारी गुप्त अथवा सार्वजनिक अनुसंधान, यानी कि कुछ हमारे अनुसंधान ऐसे होते हैं जो कॉन्फिडेंशियली होते हैं, जिनको हमको प्रकाशित नहीं करना होता है। यानी कि इस तरीके के जो हमारे अनुसंधान होते हैं जो कि गुप्त रखे जाते हैं वो हमारे गुप्त अनुसंधान कहलाते हैं। और ऐसे अनुसंधान जिनमें सरकार के द्वारा सार्वजनिक हित में गोपनीयता रूप से बनाए रखना बहुत आवश्यक होती है, तो ऐसे उन गुप्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जो हम अनुसंधान करेंगे वो हमारे कॉन्फिडेंशियली जो इन्वेस्टिगेशन होती है, कॉन्फिडेंशियली अनुसंधान होती है, हम उसको कहते हैं। और जब हम कोई भी ऐसी, इसके विपरीत जब हम कोई भी ऐसा अनुसंधान करते हैं जो कि सामान्य उद्देश्य के लिए किए जा रहे हैं, यानी कि जिनको हमको पब्लिश करना है, जिनको हमको प्रकाशित करना है, तो ऐसे जो हमारे अनुसंधान होते हैं जो किए जाते हैं वो हमारे सार्वजनिक अनुसंधान की कैटेगरी में आते हैं। फिर हमारा फोर्थ आता है इसमें मौलिक अथवा पुनरावर्तक अनुसंधान। मौलिक यानी कि जो हम फर्स्ट टाइम जिनको अनुसंधान करने के लिए जहां पर हम फर्स्ट टाइम उस डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं। और हमारा सेकंड इसमें जो मैंने बोला पुनरावर्तक अनुसंधान, यानी कि जो कि रिपीट होते हैं, जैसे कि हमारी जो जनगणना है उससे जो हमारे जो अनुसंधान होते हैं वो हमारे रिपीट होते हैं। यानी कि इस तरीके के जो अनुसंधान जो कि फर्स्ट टाइम किए जा रहे हैं वो हमारे मौलिक होते हैं, और जहाँ पे हमारा जो रिपीटेड होते हैं वो हमारे अनुसंधान पुनरावर्तक अनुसंधान कहलाते हैं। फिर इसमें हमारा फिफ्थ आता है क्रमिक अथवा तदर्थ अनुसंधान, यानी कि क्रमिक यानी कि जहाँ पर हम जो अनुसंधान है ऐसे अनुसंधान होते हैं जिसमें हम स्थायी विभागों द्वारा नियमित रूप से लगातार समंक एकत्रित किए जाते हैं और उनका प्रकाशन है कि कोई भी जो ऐसा रिसर्च ऐसा अनुसंधान किया जा रहा है जहाँ पे कि मैं मतलब उनका अनुसंधान जैसे कि एक नियमित बना के एक डेली रूटीन मतलब नियमित जैसे 1 ईयर्स या 2 ईयर्स का गैप से मुझे
नियमित रूप से वहाँ पर मुझे उससे रिलेटेड अनुसंधान करके कोई रिजल्ट को निकालना है। तो इस तरीके के जो मेरे डाटा कलेक्ट किया जाएगा और उसके द्वारा जो अनुसंधान किया जाएगा वो मेरा नियमित अनुसंधान के अंतर्गत आता है। और इसके हमारा जो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे जीवन निर्वाह संबंधी सूचकांकों तथा रिजर्व बैंक के द्वारा प्रकाशित इसके विपरीत जो तदर्थ अनुसंधान होते हैं, यानी कि जो एडहॉक होते हैं, यानी कि जो उस समय की जो परिस्थितियां होती हैं उनको ध्यान में रखते हुए वो तुरंत निर्णय लिए जाते हैं कि हमको इस तरीके का अनुसंधान करना है। तो ऐसे अनुसंधान हमारे तदर्थ या जो स्पेशल कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है उसको ध्यान में रखते हुए जब हम अनुसंधान करते हैं तो वो हमारे तदर्थ अनुसंधान की कैटेगरी में आते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट इसमें है पूर्वगामी अथवा व्यापक अनुसंधान। यानी पूर्वगामी यानी कि जो हमारा पायलट होता है और एक कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन होती है, यानी कि किसी अनुसंधान के पहले जांच हेतु किया जाने वाला अनुसंधान हमारा पूर्वगामी कहलाता है अथवा हमारा पायलट अनुसंधान कहलाता है, जबकि पायलट अनुसंधान के बाद में किया जाने वाला अनुसंधान व्यापक अनुसंधान कहलाता है। जैसे कि मैं इसको एक फॉर एग्जांपल में बता, जैसे कि हम कोई भी प्रोडक्ट को हम बनाना चाहते हैं, ठीक है, उस प्रोडक्ट को हमको बनाने से पहले मैंने उस प्रोडक्ट को पहले बहुत कम स्केल पर बनाए, छोटे स्केल पर उस प्रोडक्ट को मैंने बनाया और मैंने उसको एक फ्री सैंपल के रूप में एक सर्वे करने के लिए मैंने उसको मार्केट में लॉन्च कर दिया। वो इसलिए कि मैंने देखना चाहती हूँ कि मेरे उस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो कितनी जा रही है, और उस डिमांड की यदि मेरे उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, यानी कि उस प्रोडक्ट को लोग बाग मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, तो मैं उसको लार्ज स्केल पर उस प्रोडक्ट को बनाऊंगी। यानी कि यहाँ पर मैंने अपने उस प्रोडक्ट की पहले पायलट रिसर्च की, यानी कि पायलट रिसर्च मीन्स जहाँ पर हम उस प्रोडक्ट को स्मॉल स्केल पर लेकर के मार्केट में आए और मार्केट में ला करके हमने ये सर्वे किया कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड मार्केट में हो रही है या नहीं हो रही है। यदि सपोज करिए यदि आपकी मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है या प्रोडक्ट आपका लोग पसंद कर रहे हैं, तो नेचुरल है आप उस प्रोडक्ट को लार्ज स्केल पर बनाएंगे तो आप प्रॉफिट में जाएंगे। लेकिन यदि आपके उस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में नहीं है और लोग उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, तो आप उस प्रोडक्ट को वहां पर नहीं बनाएंगे और उसको लार्ज स्केल पर नहीं बनाएंगे। यानी कि हमारी जो पायलट रिसर्च होती है वो बहुत हमारे कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले बहुत महत्व रखती है, क्योंकि वहां पर हम उसके आधार पर हम अपने प्रोडक्ट को लार्ज स्केल पर ये बनाए या नहीं बनाए, ये उस चीज पर हम वहां पर निर्धारित या डिटरमाइन कर सकते हैं। फिर हमारा 7th जो पॉइंट आता है वो उसमें आता है विस्तृत अथवा सीमित अनुसंधान। विस्तृत यानी कि जहां पर हमारा अनुसंधान का क्षेत्र जो है वह बहुत बड़ा है, जहां पर हम समग्र को है एकत्रित जो हम कर रहे हैं वो हमारे बहुत लार्ज स्केल पे कर रहे हैं। जैसे कि किसी समस्या के सभी पहलुओं के संबंध में हमको कोई समग्र एकत्रित किए जाएंगे, यानी कि हमारी कोई भी जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड यदि हम समग्र उसके हर पूरे पहलू को ध्यान में रखते हुए हम उसको डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो हमारा अनुसंधान क्या कहलाएगा, विस्तृत अनुसंधान होगा। और जो सीमित अनुसंधान होती है उसकी जो दशा में समस्या के 1 या 2 पहलू के बारे में हम वहां पर नॉलेज जानकारी प्राप्त करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट जो जाता है वो है डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत अनुसंधान। डाक द्वारा जो अनुसंधान होता है उसके अंतर्गत समंक प्राप्त करने हेतु संबंधित व्यक्ति से डाक हेतु हम संपर्क स्थापित किया जाता है। जैसे कि हम प्रश्नावलियां हैं या हमारे जो क्वेश्चनियर है उनको बना करके हम उस व्यक्ति को डाक द्वारा भेज देते हैं और वो उनको हमको भर करके लौटा देता है। यह जो हमारी मेथड है वो काफ़ी कम खर्चीली होती है, किंतु इसमें हमारी जो विश्वसनीयता होती है वह बहुत कम हो जाती है, क्योंकि मैं जरूरी नहीं है कि मैंने सामने वाले के पास जो क्वेश्चनियर भेजा है वो उसको भर के मेरे पास भेज दे, यदि भर कर भेज भी रहा है तो वो उसको सही करेक्ट भर के भेजे। यानी कि वहां पर उस जो प्रश्नावली को हमने डाक के माध्यम से किसी व्यक्ति से भरवा रहे हैं तो उसकी जो विश्वसनीयता है वो उतनी नहीं रहती जितना कि हम सामने जाके एक व्यक्ति से कोई भी डाटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, और उसी प्रकार से यदि हम व्यक्तिगत संपर्क स्थापित कर समग्र संकलन, जैसे कि कोई ऐसा जहां पर हम डायरेक्ट इंडिविजुअल जा करके हम कोई भी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो हमारा जो होगा व्यक्तिगत अनुसंधान की कैटेगरी में आता है। फिर हमारा इसमें जो नेक्स्ट हमारा हम है इसमें पॉइंट जो हमारा है संगणना अथवा निर्देशन अनुसंधान में अंतर, यानी कि हमारा इन दोनों में क्या डिफरेंस है। यानी कि जो संगणक अनुसंधान है
और जो निर्देशन अनुसंधान है, दोनों में डिफरेंस होता है। संगणना अनुसंधान जो होती है वो अनुसंधान, जैसे हम इसमें कुछ पॉइंट्स लेके इसका डिफरेंस को हम समझेंगे। सबसे पहले यदि हम कहें कि अनुसंधान प्रविधि यानी कि उसकी जो रिसर्च की जो उसकी मेथड होती है, तो संगणना अनुसंधान में समग्र की प्रत्येक इकाई से समंग संकलित करके उसका हम विश्लेषण किया जाता है। यानी कि हम जो इसमें करेंगे, जो संगणना होगी उसमें हम हर यूनिट के पास जाकर के हम वहाँ पर डाटा को हम उसमें कलेक्ट को करते हैं, हर यूनिट की हम वहाँ पर काउंटिंग करते हैं। और जो हमारा निर्देशन अनुसंधान होता है उसमें समग्र में से, यानी कि जो हमारी फुल पॉपुलेशन से या फुल यूनिवर्स है उसमें से हम कुछ डाटा हम प्रतिनिधि यानी कि सैंपल के रूप में इकाइयां लेते हैं और उनसे हम डाटा कलेक्ट करते हैं और उन डाटा कलेक्ट करके हमारा जो भी रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को हम पूरे उस पर अप्लाई कर देते हैं। यानी कि हमारा जो मेन दोनों में डिफरेंस है, संगणना जो अनुसंधान और निर्देशन अनुसंधान है, उसमें हमारा मेन डिफरेंस है कि संगणना अनुसंधान में हमको हर यूनिट के पास जाना पड़ेगा और डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, और निर्देशन अनुसंधान में हम उस एरिया का सैंपल लेकर के और उस सैंपल का हम डाटा कलेक्ट करते हैं और उसके बाद उस पर एनालाइज करके वहाँ पर हम उस रिजल्ट को हम इंटरप्रेट कर देते हैं, हम उस रिजल्ट को दिखा देते हैं। फिर हमारे पास आते हैं इसमें सेकेंड पॉइंट है इसमें साधन। अनुसंधान की इस विधि में बहुत अधिक हमें समय, श्रम और धन लगाना पड़ता है। यानी कि चूंकि इसमें मैंने आपको बताया कि संगणना मेथड में हमको जो प्रत्येक इकाई होती है उससे समंक को, उससे डाटा को कलेक्ट करना होता है। तो जब हम पर यूनिट के पास जाकर के डाटा को कलेक्ट करेंगे तो नेचुरल है वहाँ पर हमारा समय भी अधिक लगेगा, हमको वहाँ पे अधिक मेहनत भी करनी पड़ेगी और वहाँ पे हमारे को धन की भी आवश्यकता होगी। लेकिन हमारी जो निर्देशन अनुसंधान है इस विधि में अपेक्षाकृत हमको बहुत कम समय लगता है, श्रम लगता है और बहुत कम धन से भी हमारा काम चल जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें अनिवार्यता। अनिवार्यता यानी कि जहां अनुसंधान का क्षेत्र सीमित हो और वहां पर विधि अधिक उपयोगी व उपयोग, यानी कि जहां पे हमारा जो अनुसंधान का क्षेत्र है वो सीमित है, लिमिटेड है, और जहां पे हमारा हर यूनिट के पास जाना संभव है तो वहां पर तो हम संगणना अनुसंधान का यूज कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे अनुसंधान का जो क्षेत्र है बहुत अधिक विस्तृत है अथवा असीमित है, यानी कि जहाँ पर उसका जो एरिया है वो बहुत ब्रॉड है, बहुत व्यापक है और जहाँ पर हमारा जाना संभव नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हमको निर्देशन अनुसंधान का यूज करना चाहिए, निर्देशन अनुसंधान विधि को अपनाना चाहिए। फिर हमारा इसमें आता है नेक्स्ट जो आता है हमारा इसमें शुद्धता का स्तर, यानी कि हमारा जो हम कहें कि एक्यूरेसी लेवल दोनों में से किसका बेस्ट होता है। तो इस विधि में जो हमारी संगणना अनुसंधान विधि थी उसमें जो हमारा जो एक्यूरेसी का जो लेवल होगा वह बहुत हाई लेवल का होगा, क्योंकि हमने वहाँ पर समग्र इकाइयों की जांच की जाती है, यानी कि वहाँ पे हमने हर यूनिट की टेस्ट किया और हर यूनिट के पास जाकर डाटा कलेक्ट किया है। तो इसलिए हम कहेंगे कि वहाँ पर संभवतः हम कहेंगे कि उस जगह की जो उसकी शुद्धता का स्तर होगा वह काफी हाई लेवल का होता है। लेकिन चूंकि जो हमारी इसमें समग्र जो निर्देशन विधि है या जो निर्देशन अनुसंधान है वहाँ पे हम प्रत्येक इकाई का अध्ययन नहीं करते हैं, तो वहाँ पे हम चूंकि वहाँ पे प्रत्येक इकाई का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, यदि वहाँ पर जो हमारा जो उसकी जो एक्यूरेसी का लेवल होगा या जो शुद्धता का स्तर होगा वो नॉर्मल लेवल का होगा, हाई लेवल का नहीं होगा। फिर हमारा इसमें है नेक्स्ट जो आता है इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है इसमें शुद्धता का स्तर। जैसे कि मैंने अभी शुद्धता का स्तर के बारे में आपको बताया, और फिर हम इसमें नेक्स्ट हम जो लेते हैं कि इसमें जो अनुसंधान की जो प्रकृति है, जैसे कि यदि अनुसंधान इस प्रकृति का है जहां समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन आवश्यक हो जाता है, तो वहां पर हमको इस विधि को, यानी कि हमको जो संगणना विधि है उसी को यूज करना चाहिए। जैसे कि हमको यदि जनगणना करनी है तो जनगणना करने में हमको संगणक अनुसंधान विधि का ही हम प्रयोग करेंगे। लेकिन जहां समस्त इकाइयों के अध्ययन की अनिवार्यता नहीं हो वहां पर हमको निर्देशन अनुसंधान को यूज में लाना चाहिए। इकाइयों की प्रकृति, यानी कि इस विधि में विभिन्न गुणों से युक्त
विजातीय इकाइयों का अध्ययन किया जा सकता है, यानी कि जहाँ पर हम जो डिफरेंट इकाई होती हैं, जो डिफरेंट यूनिट होती हैं, उनकी हम स्टडी कर सकते हैं संगणना अनुसंधान में। और जो निर्देशन अनुसंधान है उसमें हमारी जो यूनिट्स होती हैं, जो इकाइयाँ होती हैं, उसमें हमारी सजातीयता होना बहुत आवश्यक है, यानी कि उसमें होमोजेनिटी होना बहुत आवश्यक है। यदि उनमें सजातीयता नहीं है तो वहाँ पर हमारे द्वारा जो रिजल्ट होगा वो सही नहीं निकलेगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो पढ़ा वो पूरा हमने एक अनुसंधान का किस तरीके से सांख्यिकी में हम यदि अनुसंधान कर रहे हैं तो हमको कैसे हमको पूरा स्टेप बाय स्टेप हमको यूज़ करना चाहिए, यानी कि हमको सबसे पहले अपनी वहाँ पे एक पूरी प्लानिंग बनानी होगी, हमको एक उद्देश्य को निर्धारित करना होगा, और जब हमारे पास प्लानिंग और उद्देश्य होगा तभी हम उसमें आगे नेक्स्ट स्टेप में अपना जा कर के वहाँ पे हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर हमारा कहने का मतलब ये है कि हम जो अनुसंधान कर रहे हैं, यदि हम पूरा एक सारांश रूप में देखें तो अनुसंधान करने से पहले हमारा पूरी एक प्लानिंग होनी चाहिए और स्टेप बाय स्टेप ही हम उस काम को करेंगे, तभी हमारे द्वारा जो रिजल्ट निकलेंगे या जो रिजल्ट यानी कि जो निष्कर्ष निकलेंगे वो हमारे एक्यूरेट होंगे, और वो हमारा उनका जो रिजल्ट होंगे जो हमने एनालाइज करके जो हमने रिजल्ट निकाला वो हमारा एक्यूरेसी यानी कि शुद्धता के लेवल पर अधिक होगा। यानी कि कहने हमको, और यहाँ पे हमने अनुसंधान की विधियाँ भी पढ़ी जिसमें हमने बताया कि हमारा जो अनुसंधान था वो उसमें हम दो तरीके से कर सकते हैं, संगणना अनुसंधान और निर्देशन। ये हमारा डिपेंड करता है कि हमारे को कैसी आवश्यकता है, हमको अपने आवश्यकता के अनुरूप ही उस मेथड को यूज़ करना चाहिए और हमको अनुसंधान के लिए आगे बढ़ना चाहिए। थैंक्स।